20 मई 1944 को एक शख्स को बंबई से गिरफ्तार किया जाता है। कुछ रोज़ आर्थर रोड जेल में रखने के बाद 22 जून को उन्हें लाहौर भेज दिया जाता है। कहने को तो ये सिर्फ एक नज़रबंदी थी, लेकिन आगे जिसे आप सुनेंगे वह आपको परेशान कर देगा। लाहौर किले में उनसे उनकी किताबें, कलम, कागज़ और दाढ़ी बनाने की किट ले ली जाती है। कपड़े उतारकर तलाशी भी ली जाती है। यहाँ उन्हें एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसके अंदर ही उन्हें नहाना और धोना पड़ता था। कोठरी के दरवाजे और फर्श के बीच जो जगह थी, वहाँ से गंदा पानी भी बहता और इसी रास्ते से उन्हें खाना भी दिया जाता। रात भर सिर के ऊपर एक हाई वोल्टेज बल्ब जलता रहता। कोठरी की दीवार से कुछ कदम पर एक और दीवार थी, जो सारी हवा को रोक लेती थी। कोठरी में मच्छर भरे हुए थे और पक्के फर्श की वजह से लाहौर की गर्मी कुछ ज़्यादा ही सताती थी। कुछ हफ्ते बाद इन शख्स को 20-20 घंटे तक खड़ा रखा गया। सितंबर में तो एक हफ्ते तक सोने ही नहीं दिया गया। अंग्रेज़ी हुकूमत ने ये सितम जिस शख्स पर किया वह थे राम मनोहर लोहिया। लोहिया जीवन काल में 20 बार सलाखों के पीछे गए और बड़ी बात ये कि 12 बार वे आज़ाद भारत में जेल गए। आज राम मनोहर लोहिया का जिक्र इसलिए क्योंकि आज से 55 साल पहले 12 अक्टूबर 1967 के दिन राम मनोहर लोहिया ने सिर्फ 57 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। मुलायम सिंह यादव भी जिनकी उंगली पकड़कर राजनीति में आए, वह राम मनोहर लोहिया ही थे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारे रोज़ाना के शो झरोखा में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। एक बेहतरीन छात्र रहे लोहिया 10 साल की उम्र में सत्याग्रह आंदोलन में कूद पड़े थे। आज़ादी के बाद 1967 के लोकसभा चुनाव के दौरान राम मनोहर लोहिया फूलपुर के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। वह जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित के खिलाफ मैदान में उतर आए थे। वहां उनसे मिलने एक विदेशी महिला आई। उसने अपना नाम स्वेतलाना बताया और खुद को जोसेफ स्टालिन की बेटी कहा। स्टालिन सोवियत संघ के पूर्व तानाशाह थे और 1941 से 1953 तक वह शासक रहे थे। यह महिला लोहिया से अपील कर रही थी कि वह राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करके स्वेतलाना के वीज़ा की अवधि बढ़वा दें। स्वेतलाना अपने दिवंगत पति ब्रजेश सिंह का स्मारक बनाने के लिए कुछ समय और भारत में रहना चाहती थी। लोहिया से मिलने से पहले वह कई और भी राजनेताओं से मिल चुकी थी। लोहिया ने स्वेतलाना से मदद का वादा किया और उनसे लड़ाई को जारी रखने को कहा। लोहिया नेहरू और कांग्रेस के धुर विरोधी थे। तब के लोग याद करते हैं कि स्वेतलाना के चले जाने के बाद लोहिया ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा था, देखो स्टालिन की बेटी मदद के लिए इधर उधर भाग रही है, जबकि नेहरू की बेटी इंदिरा भारत की प्रधानमंत्री हैं। स्वेतलाना की कहानी को करीब से जानने के लिए हमें गुजरे दौर के पन्ने पलटने होंगे, और ये पन्ने हमें एक ऐसी प्रेम कहानी की ओर ले जाते हैं जो शायद आपको भावुक कर दें। इलाहाबाद जो प्रयागराज बन चुका है, उसके पास एक जगह है काला कांकर। यहाँ के शाही परिवार से एक शख्स हुए कुंवर ब्रजेश सिंह। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI के मेंबर थे। उनके भतीजे दिनेश सिंह भारत में इंदिरा सरकार में मंत्री भी रहे। सिंह का जन्म जिस जगह हुआ था वह काला कांकर के तालुकदार शाही राजा रमेश सिंह का घर हुआ करता था। उनके पिता राजा रामपाल सिंह कांग्रेस के फाउंडर्स में से एक थे। दादा लाल प्रताप सिंह 1857 के भारतीय विद्रोही नेताओं में शामिल थे। ब्रजेश सिंह की गिनती भारत के बड़े कम्युनिस्ट नेताओं में की जाती है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया था और इसकी कीमत भी चुकाई। अंग्रेज़ी सरकार ने ब्रजेश सिंह को काले पानी की सज़ा दी थी, लेकिन जिस पानी के जहाज़ से उन्हें ले जाया जा रहा था उससे वह भाग निकलने में कामयाब रहे थे। इस दौरान वह बीमार हुए और इलाज के लिए रूस गए। अक्टूबर 1963 में कुंदसेवो अस्पताल में ब्रोंकाइटिस से उबरने के दौरान ब्रजेश सिंह स्वेतलाना अलीलुयेवा से मिले थे।
तब स्वेतलाना टॉन्सिल के इलाज के लिए वहाँ गई थी। गलियारे में एक दूसरे से मिले और बात करते करते वहीं सोफे पर बैठ गए। घंटों वे वहीं बैठे रहे। एक प्रेम कहानी परवान चढ़ती गई। वीज़ा नियमों के मुताबिक कुंदसेवो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ब्रजेश सिंह को भारत वापस लौटना था। हालांकि वह और स्वेतलाना एक नया प्लान बना बैठे थे। प्लान ऐसा था कि ब्रजेश सिंह भारत से रूस जाएंगे और रूसी ग्रंथों के हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में काम करेंगे। वह दिसंबर 1963 में भारत के लिए रवाना हुए और मार्च 1965 में फिर से रूस चले गए। वह 7 अप्रैल को शेरेमेतियों हवाई अड्डे पर उतरे, जहां स्वेतलाना और उनके बेटे जोसेफ से भी मिले। ब्रजेश सिंह से मुलाकात के बाद जोसेफ ने उनके सलीके एटीट्यूड की तारीफ की। खराब हेल्थ की वजह से स्वेतलाना को ब्रजेश से शादी का फैसला जल्द करना था। वह पहले 3 शादियां कर चुकी थी। ब्रजेश ने भी उनके बिना भारत लौटने से इनकार कर दिया था, लेकिन साथ यात्रा करने के लिए दोनों का पति पत्नी होना ज़रूरी था। विदेशी होने के कारण शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वह और स्वेतलाना 3 मई को मॉस्को ऑफिस पहुंचे। काम तो हुआ नहीं और अगले दिन स्वेतलाना को क्रेमलिन में एलेक्सी कोशिन के दफ्तर में बुलाया गया। कोशिन कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के प्रमुख थे। ये दफ्तर कभी स्वेतलाना के पिता स्टालिन का हुआ करता था। यहाँ पहुँचने के बाद उनसे तमाम तरह के उलझुल सवाल पूछे गए। मसलन उन्होंने पार्टी की बैठकों में शामिल होना क्यों बंद कर दिया है। स्वेतलाना ने जवाब दिया उन्हें अपने परिवार की देखभाल करनी थी और अब उसका एक बीमार पति भी है। पति शब्द सुनते ही कोशिन की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम जवान हो, हेल्दी हो, स्पोर्ट्स वुमन हो, तुम्हें यहाँ कोई दूसरा नहीं मिला। मेरा मतलब किसी जवान मर्द से है। तुम इस बूढ़े बीमार हिंदू के साथ शादी करके क्या करोगी? हम इसके खिलाफ हैं। स्वेतलाना और ब्रजेश ने गहराई से प्रेम किया, लेकिन सोवियत सरकार ने उन्हें शादी की इजाज़त नहीं दी। स्वेतलाना से आधिकारिक तौर पर शादी को रजिस्टर कराने का अधिकार छीन लिया गया। सरकार की सख्ती का असर ये था कि ब्रजेश पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके थे। उनके भारतीय दोस्त उनसे मिलना बंद कर चुके थे। मॉस्को में भारत के राजदूत त्रिलोकीनाथ कौल और यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के राजदूत मुराद गालिब ही उनके ऐसे दोस्तों में थे जो उनसे मिलने आ रहे थे। उनके भतीजे दिनेश सिंह इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री थे। वह भी उन्हें जवाब नहीं दे रहे थे। अब बस भाई सुरेश सिंह ही थे जो काला कांकर से उन्हें लगातार लिखते रहते थे। पब्लिशिंग हाउस प्रोग्रेस के लिए सिंह द्वारा किया गया ट्रांसलेशन भी रूसी सरकार के निशाने पर आ गया। ब्रजेश फिर बीमार हुए। उन्हें उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां वह और स्वेतलाना मिले थे। रविवार 30 अक्टूबर को पब्लिशिंग हाउस से अपने दोस्तों और सहयोगियों से मिलने के बाद सिंह ने एक सफ़ेद बैलगाड़ी को खींचे जाने का सपना देखा। बाद में उन्होंने स्वेतलाना से कहा कि भारत में ऐसे सपने को मौत के नज़दीक आने का अपशकुन माना जाता है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मैं आज मर जाऊंगा। सोमवार 31 अक्टूबर 1966 को सुबह 7 बजे सिंह ने अपने दिल और फिर सिर की ओर इशारा किया और कहा कि उन्हें धड़कनों की तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है और इसके बाद उनका निधन हो गया। स्वेतलाना ब्रजेश की मृत्यु पर रोई नहीं। भारतीय दोस्तों के साथ मिलकर ब्रजेश के शव का भगवत गीता के पाठ के बाद अंतिम संस्कार कराया। स्वेतलाना ने संकल्प ले लिया था कि ब्रजेश से उनकी शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन उनकी अस्थियों को वह खुद गंगा में विसर्जित करेंगी। कोशिन ने उन्हें इस शर्त पर भारत जाने की परमिशन दी कि वह वहां की मीडिया के सामने मुंह नहीं खोलेंगी। लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वे काला कांकर के शाही परिवार के महल राजभवन गई। उनके आने के बाद ब्रजेश सिंह के अस्थि कलश को सुरेश सिंह को सौंप दिया गया। वहां से नावें गंगा के बीच गई, जहां हिंदू रीति रिवाजों से अस्थि को विसर्जित किया गया। स्वेतलाना दूसरी महिलाओं के साथ छत से इसे देखती रही, क्योंकि सिर्फ पुरुषों को ही अस्थि कलश ले जाने की इजाज़त थी। काला कांकर में स्वेतलाना ने ब्रजेश सिंह के नाम पर एक अस्पताल बनाने के बारे में सोचा। अस्पताल के निर्माण में मदद के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया। 35 बिस्तर की इस अस्पताल की नींव 1969 में सुमित्रा नंदन पंत ने रखी। 20 वर्षों तक ये अस्पताल चलता रहा। स्वेतलाना को आगे वित्तीय संकट हुआ और वह इस अस्पताल के लिए धन उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज अस्पताल की जगह पर एक निजी स्कूल चल रहा है। 26 अप्रैल 1967 को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह ब्रजेश को अपना पति मानती हैं, लेकिन अलेक्सी कोशिन ने उन्हें कभी भी कानूनी रूप से शादी करने की इजाज़त नहीं दी। स्वेतलाना को भारत बहुत पसंद आया और वह ब्रजेश की यादों के सहारे यहीं रुकना भी चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि सोवियत संघ में तब स्टालिन विरोधी सरकार थी। इसलिए भारत सरकार भी उन्हें शरण देकर सोवियत से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी।
ऐसे में स्वेतलाना ने सोशलिस्ट नेता राम मनोहर लोहिया से मुलाकात की। लोहिया ने स्वेतलाना की मांग के समर्थन में संसद में जोरदार भाषण भी दिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद स्वेतलाना को भारत में रहने की अनुमति नहीं मिली और वह अमेरिका चली गई। अमेरिका जाने के बाद भी उनके दिल से भारत और ब्रिजेश नहीं निकले। आखिरकार साल 2011 में स्वेतलाना ने दुनिया को अलविदा कह दिया। चलते चलते 12 अक्टूबर को हुई दूसरी घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1919 राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म हुआ। 1860 ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने चीन की राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया। 1992 मिस्र की राजधानी काहिरा में भूकंप से करीब 510 लोगों की मौत हुई। अगर आप अपनी पसंद के किसी दिलचस्प किस्से को इस शो में शामिल करवाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। हम उसे इस शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलता हूँ अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। अपना ध्यान रखिएगा।